Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of December 2020. तो आज है तारीख 19 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस, अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वहाँ से न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हो डेली बेसिस पे। नाउ गाइज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा इस तरीके का, नीचे की साइड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि ये वीडियो में ये जो हमारी सुबह डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है 5 बजे, इसमें हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल को निकालते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, इन सब जगह से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो अलग अलग जगह जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नाउ सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है उस्ताद इकबाल अहमद खान। अब इनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से पर्सनैलिटी न्यूज़ में है। बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत आप कह सकते हो कि जानी मानी हस्ती हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नाउ यहाँ पे इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कल्चर का टॉपिक कहाँ पे आता है आपको मालूम होना चाहिए, जीएस पेपर 1 में। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इनका नाम है उस्ताद इकबाल अहमद खान। ये एक म्यूज़िक के बादशाह थे। इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 66, 66 साल में इनकी डेथ हो गई है। नाउ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका जन्म कब हुआ था, ये सब डिटेलिंग देखने को मिलेगी। बॉर्न हुए थे, यहाँ पे जन्म हुआ था इनका 1954 में, और बड़े हुए ये दिल्ली घराना ऑफ म्यूज़िक में। साथ ही साथ इन्होंने अपना स्टेज करियर स्टार्ट किया। सबसे पहले तो यहाँ पर अपना स्टेज करियर इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। किसके, इन्हें कौन गाइड करता था उस समय? इनके एक टीचर थे, वो इनके खुद के ग्रैंडफादर थे उस्ताद चांद खान। तो यहाँ पर इन्हें गाइड किया करते थे वो, और उनके गाइडेंस के थ्रू ये बढ़ते गए आगे। साथ ही साथ अपने फैमिली ट्रेडिशंस को आगे लेते हुए चले गए, और इन्होंने, इकबाल अहमद खान ने क्या करा, प्रमोट करा आमिर खुसराओ के म्यूज़िकल वर्क्स को। साथ ही साथ दिल्ली दरबार को इन्होंने फाउंड किया, ठीक है, इकबाल अहमद खान ने। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इनकी तरफ झुकाव था। साथ ही साथ जो आप देखोगे कि इन्होंने जो है पहली बार क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहली बार दिल्ली दरबार को फाउंड किया। और यहाँ पर आप देखोगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल में था, जो कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा था। 2019 के अंदर ये ऐसा इवेंट कंडक्ट कराया गया था इनके द्वारा। नाउ यहाँ पर कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स हैं जो इनको दिए गए थे, इनको सम्मानित किया गया था कुछ पुरस्कार से। जैसे कि टाइटल ऑफ ज्ञान आचार्य इनको दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? संगीत सावल्या बोध गया के द्वारा 1993 में। उसके बाद इनको और भी अवार्ड्स मिले, जैसे कि संगीत रत्न अवार्ड मिला, और साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी भी अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है, अपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है, और आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस के बारे में बात करी गई है। अभी आप लोगों को मालूम है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 17 दिसंबर यानी कल के दिन समिट हुई थी। ओके, नाउ यहाँ पे अब जब इनके बीच में समिट हुई है तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या क्या एग्जैक्टली इन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये 17 दिसंबर को हुआ था, 17 सॉरी कल नहीं परसों हुई थी, ठीक है, आज 19 है। ओके, तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे मीटिंग हुई है, समिट हुआ है, ठीक है, सॉरी समिट हुआ है इनके बीच में, ये समिट हुआ है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया। जैसे कि इन्होंने साथ में मिलकर उद्घाटन किया बंग बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन का। दूसरी साइड इन्होंने उद्घाटन किया हल्दी भारी इंडिया के अंदर और चिलाहाती बांग्लादेश के अंदर में, इन दोनों को कनेक्ट कराया गया, यानी इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समिट के अंदर में इन्होंने क्या करा, उद्घाटन करा हल्दीबारी से लेके चिलाहाती तक। हल्दीबारी इंडिया के अंदर है, चिलाहाती बांग्लादेश के अंदर में, इसको कनेक्ट कर दिया,
ठीक है, इंडिया बांग्लादेश की कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। ठीक है, पहले ये बंद हो गया था, बहुत पहले कनेक्टिविटी होती थी, बीच में बंद हो गई थी, उसके बाद अगेन यहाँ पे उद्घाटन कर दिया गया है इसका। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है ना। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश ने और रिक्वेस्ट भी करी है इंडिया से। क्या रिक्वेस्ट करी है कि जो मुजीब नगर टू नोडिया करके नाम एक आप कह सकते हो रोड है, जो बांग्लादेश को टच करती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रोड है जिसका नाम है मुजीब नगर टू नोडिया। तो बांग्लादेश ने बोला इसका नाम बदल दिया जाए, इसका नाम बदल कर स्वाधीनता शोरोक कर दिया जाए। ठीक है, जो कि दर्शाएगा बांग्लादेश की जो वॉर हुई थी, लिबरेशन वॉर, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो वो चीज़ें दर्शाएगा। ठीक है, तो उसके नाम पर इस रोड को कर दिया जाए। यहाँ पर ये बांग्लादेश की रिक्वेस्ट है। ओके, और साथ ही साथ बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी जो प्रोजेक्ट थे उनका उद्घाटन किया गया दोनों को साथ मिलकर, जैसे कि ब्यूटिफिकेशन, सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये सब जो है इन सब का इन प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन, उद्घाटन किया गया दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलकर। ओके, तो यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया दोनों मिलकर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं ऐसे टाइम पर जब इंडिया का कोई साथ नहीं दे रहा है। इंडिया के पास जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक अगेंस्ट हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी समिट के अंदर में। कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश में। तो इन एग्रीमेंट्स के नाम मैं सिंपल सा रीड करूंगा, मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपके सारे नाम रीड कर दूंगा। आप लोग को इसको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक्स है, वहाँ से आप लोग इसे लिख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के लिस्ट हैं। जैसे कि पहला लिस्ट साइन हुआ था, पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो किस चीज़ के बारे में है? फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। हाइड्रोकार्बन सेक्टर के उसमें फील्ड में आपस में मिलकर काम करेंगे। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू लोकल बॉडीज एंड अदर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। थर्ड है प्रोटोकॉल ऑन ट्रांसबाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन। ये सारे हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। यहाँ पे आपको 4 एग्रीमेंट और देखने को मिलेंगे। और क्या है यहाँ पे? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ गार्बेज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ग्राउंड एट लमचोरी एरिया फॉर बारिशाल सिटी ऑफ कॉरपोरेशन। फिफ्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सिक्स्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबिर रहमान मेमोरियल म्यूजियम ढाका बांग्लादेश एंड द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इंडिया। Okay, and the seventh and the last is terms of reference of India Bangladesh CEOs Forum। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कि समिट के दौरान इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन करे गए हैं, और आपको भी इनके बारे में याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। इस आर्टिकल को हम लोगों ने डीडी न्यूज़ से लिया है, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बॉडी है, एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, तो इंडिया यहाँ पे प्लेज कर रहा है 1 मिलियन US$ प्लेज कर रहा है इस एजेंसी को, यहाँ पर ये दे रहा है $1 मिलियन। तो फिर क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि जो ये हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ये थोड़ी सी ग्रो होगी और ये डेवलप होगी, कुछ नए नए इनोवेटिव टेस्टिंग लेकर आएगी, कुछ डिटेक्शन मेथड लेकर आएगी। देखो बेसिकली इस बॉडी का काम क्या होता है? इस बॉडी का काम होता है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, मान लो कोई भी एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, रेस लगाने वाला है, जो भी ओलंपिक में गेम खेलते हैं, तो ओलंपिक में उतरने से पहले, गेम में उतरने से पहले उनकी एक टेस्टिंग करी जाती है। उनके पूरे बॉडी को चेक करा जाता है कि उन्होंने कोई आप कह सकते हो नशीला पदार्थ तो नहीं लिया, जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं जो कि एकदम से एनर्जी आ जाती है शरीर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडीज़ के लिए। तो इस टाइप के कोई इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं लिए हैं, कोई डोपिंग इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं लिए हैं अपनी बॉडी में, जिससे कि वो एनर्जी आ जाए उनके अंदर, ठीक है, और वो उनके शरीर के लिए भी हार्मफुल हो। तो ये चेक करती है इसको। तो इंडिया यहाँ पे अमाउंट दे रहा है कि अपनी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो क्या करेगा, अपनी टेस्टिंग वगैरह को और ज़्यादा इनोवेटिव करेगा, और ज़्यादा यहाँ पे नए नए डिटेक्शन टेस्ट लेकर आने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ये एक फाउंडेशन है जो कि लाया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ड्रग्स वगैरह कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो पकड़े जाएं, ठीक है, उनको पकड़ा जा सके। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड द लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हेडक्वार्टर है इस वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का वो कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल क्वेबेक में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कनाडा के अंदर है। और इस बॉडी को एस्टेब्लिश कब कराया गया?
1999 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलो आते हैं दूसरे आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, ये हमने पीआईबी न्यूज़ से लिया है। अगेन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है योगासन के बारे में। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, ये सब अनाउंस कर रहे हैं मिलकर कि जो ये हमारा योगासन होगा ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बना देंगे। ठीक है, ये भी स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड हुआ करेगा, जिससे कि लोगों की हेल्थ वगैरह अच्छी होगी। नाउ थोड़ा सा डिटेल देखेंगे यहाँ पर। ये जो योगासन कंपटीशन है, इससे क्या होगा, जो हमारा योगा का ट्रेडिशन है, परंपरा चलती हुई आ रही है, उसको हम आगे साथ में लेकर चल सकेंगे। साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है योगा का, जो कि आपको फिट रखेगा और आपकी जनरल वेलनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ओके, नाउ यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स जो हैं क्या होगा, ये लोग रिकग्नाइज करेंगे योगासन को एक स्पोर्ट्स की तरह, एक खेल बन जाएगा हमारा योगासन, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, लोगों के अंदर आज आप कह सकते हो इंटरेस्ट आएगा लोगों को कि हमें भी यहाँ पे ये योगा करना चाहिए, ये एक गेम है। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, प्लान कर रही है कि योगासन को एक स्पोर्ट डिसिप्लिन में डाल दिया जाए, एज अ स्पोर्ट डिसिप्लिन नेशनल गेम्स जो कि हमारे खेलो इंडिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर योगासन को एक गेम बना दिया जाए, एज अ एक स्पोर्ट की तरह इसको दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि लोग भी इससे प्रभावित होंगे और खुद भी वो योगा करेंगे। नाउ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है राजाचरी। तो राजाचरी यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। ठीक है, जो कि स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के थ्रू इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ये राजाचारी हैं, ये ऐसे तीन एस्ट्रोनॉट को चूज़ करा गया है। ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट को चूज़ करा गया है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे, यानी कि जो स्पेस में क्या बना रखा है, एक नासा ने आईएसएस बना रखा है अपना, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है स्पेस के अंदर में, अंतरिक्ष में। तो वहाँ पर जाएंगे, 6 महीने तक रह के आएंगे। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बताया गया है। तो राजाचरी एक अमंग द 3 एस्ट्रोनॉट हैं जो कि सेलेक्ट करे गए नासा के द्वारा। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर इनको चूज़ करा है कि इनको भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और भेजने के लिए यहाँ पर ये कौन सा मिशन बनाया है, इसे स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन है, जिसमें यहाँ पर इनको भेजा जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें होगा क्या कि इस प्रोग्राम में नासा क्या करेगा कि जो यहाँ पर पर्सन चूज़ करे गए, जिन्हों सेलेक्ट करा गया है, इनको भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और ये लोग वहाँ पर 6 महीने तक रह कर आएंगे। ठीक है, ये क्रू 3 मिशन यही है, 6 महीने वहाँ पे गुजारेंगे, स्पेंड करेंगे 6 महीने उसमें। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी भी गई है यहाँ पर कि जो नासा है वो यहाँ पर नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन को भेजने वाला है मून पर 2024 तक यहाँ पे अगला आदमी, साथ ही साथ पहली विमेन जाने वाली है मून पर। तो उसके बारे में भी जैसे ही अपडेशन आएगी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल। इसको हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया ने अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, 17 दिसंबर को, परसों लॉन्च कर दिया था। और यहाँ पे इस सैटेलाइट का नाम क्या है, CMS-01। इसको लॉन्च करा किसने, ये लॉन्च करा गया PSLV, इस व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। ठीक है, PSLV हमारा एक व्हीकल है, इसके द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च करा गया। और इस सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करा गया, श्री हरिकोटा से। ओके, नाउ यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो ये CMS-01 है, ये 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया से जो गई है। साथ ही साथ ये रिप्लेस करेगी किसे, GSAT-12 को ये रिप्लेस करेगी, जो 2011 में सेंड करी गई थी। नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये सैटेलाइट क्या काम करेगी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आप लोगों सभी लोगों को टेलीकॉम सर्विस देगी। कौन कौन से एरिया में देगी, इंडिया में, साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में भी यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। इसकी जो लाइफ है 7 साल की इसकी लाइफ होने वाली है। और 52 ये फ्लाइट ऑफ PSLV है, PSLV व्हीकल से यहाँ पे 52 भेजी गई है, 52वां यहाँ पे इस्तेमाल करा गया PSLV। उसके बाद ये 22nd फ्लाइट ऑफ PSLV एक्सल वेरिएंट है। ठीक है, कौन सा वेरिएंट है, ये एक्सल वेरिएंट है, कौन सा 22वां। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप याद रखो, बस याद रखना है आपको किस पर्पज़ के लिए गई है, वो टेलीकॉम पर्पज़ के लिए गई है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ से। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।